नमस्ते ऑल। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव खवले। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करने वाले हैं। विषय है निसर्गोपचार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं। इस कठिन समय में आपको जो तकलीफ़ है, जो किसी भी तरह की मैं बोलूँगा कि आपको असहायता हो रही है बाहर की तरफ से, या जो तकलीफ़ है जिसे आप सहन कर रहे हैं पर बाहर आप अस्पताल नहीं जा सकते किसी कारणवश या कुछ नहीं, इन सब चीज़ों को हम घर में भी अतिशय सहजता से या अतिशय आसानी से हम इन्हें ट्रीट कर सकते हैं, या इसके लिए हम कुछ आगे देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम सोचेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम घर पे करते आए हैं, कर रहे हैं और कर सकते हैं। जो मैं आज चीज़ें बताने वाला हूँ ये आप सबको पता है, पर कहीं ना कहीं हमारे रोज़ के दिनचर्या में, भाग दौड़ में हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले निसर्गोपचार। निसर्गोपचार क्या है? निसर्गोपचार नेचुरोपैथी जिसे हम बोलते हैं। निसर्ग के सानिध्य में रह के और निसर्ग की सहायता लेके उपचार करना, इसे कहते हैं निसर्गोपचार। अब इस निसर्गोपचार को हम अपने जीवन शैली में कैसे लाएं? इसमें हम जीवन शैली में लाते हुए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम भूलते आए हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले निसर्गोपचार क्या होता है? निसर्ग में उपलब्ध चीज़ों के साथ अपने आप को ढालना, उनका अपने दिन क्रम में उनका अनुभव करना या उनका प्रैक्टिस करना, उसका पालन करना और उसी से खुद को ठीक करना, यह एक छोटा सा निसर्गोपचार का उदाहरण है। दूसरी बात, निसर्गोपचार में कई चीज़ें आती हैं, जैसे पंचतत्व, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों से अपना शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, हमारे शरीर की हड्डियाँ, हमारे शरीर में जो आंतरिक अवयव हैं, ऑर्गन हैं, ये सब और सब इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। अब इसमें हम आगे देखेंगे तो हम निसर्गोपचार में और क्या आता है उस पर समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पंचमहाभूतास जो निसर्गोपचार में आते हैं। दूसरी होती है वाइटलिटी थ्योरी, जिसे कहते हैं जीवन शक्ति। वाइटलिटी मतलब प्राणवायु, जीवन शक्ति। ये हमारे शरीर को किस तरह अच्छी रख सकती हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है आगे। दूसरा है टॉक्सिमिया। टॉक्सिमिया मतलब विजातीय द्रव्य। जो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में बनते जाते हैं, हमारे ध्यान में हो न हो पर ये विजातीय द्रव्य अपने आप बनते जाते हैं, और इन विजातीय द्रव्यों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसे हो जाता है कि इन विजातीय द्रव्यों के बारे में हमें पता भी नहीं होता, पर ये हमारे शरीर में इतने बढ़ जाते हैं, इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं कि वो किसी न किसी रोग को सहारा दे देते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के डिसीज़ है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। महिलाओं में हम देखेंगे तो अर्ली मेनोपॉज, एक पर्टिकुलर एज में मेनोपॉज आना चाहिए, उससे पहले मेनोपॉज आने लगा हुआ है। हड्डियों के दर्द होने लगे, घुटनों के जो जॉइंट्स हैं उनके विकार शुरू होने लगे हैं। किसी तरह कई सारी मानसिक बीमारियां भी अपने आप हमारी तरफ खींची चली आ रही है। इसका एक कारण है कि टॉक्सिमिया, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के कुछ अपने स्वयं के तत्व है, उस तत्वों पे ये खड़ी है, जिसके माध्यम से आहार, विचार और उपचार किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पंचतंत्रास। पंच मतलब 5, तंत्रास मतलब सिद्धांत। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत है जो हम आगे के क्लास में अभी हम देखते जाएंगे। अब नेचुरोपैथी में जैसे हमने देखा कि पंचमहाभूतों से नेचुरोपैथी बनी है, इसी तरह नेचुरोपैथी एक ड्रगलेस थेरेपी है। इसमें किसी भी प्रकार की औषधियों का उपयोग नहीं किया जाता। जो निसर्ग में है उन्हीं सब को यहाँ पे अनुभव किया जाता है और उसको अपने जीवन में ढाला जाता है। जैसे मैं सिंपल सा आपको उदाहरण दूंगा कि पानी है ना, हम पानी तो हर जगह यूज़ करते हैं, पर पानी का उपयोग कैसे करें हमारा आरोग्य उत्तम रखने के लिए ये निसर्गोपचार में बताया जाता है, जिसमें पानी किस तरीके से पीना है, पानी पीते समय कैसे बैठे, पानी कैसा होना चाहिए, पानी का वातावरण कैसा होना चाहिए, पानी कितना शुद्ध होना चाहिए, इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। पंचमहाभूतास, अब इसमें हम
चीज़ देखेंगे कि हमारे शरीर में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। ये 5 तत्व हमारे शरीर में क्या करते हैं? चेतना उत्पन्न करते हैं या हमारे शरीर में एक जीवन शक्ति लाते हैं। कई बार आप देखिए कि हमें कभी कभी नाराज़गी सी महसूस होने लगती है, अचानक से शरीर में अकड़न सी आने लगती है या जोड़ों में जड़न सी होने लगती है। ये सिर्फ होने का कारण एक है कि हमारे शरीर में पंच महाभूतों की कम ज़्यादा मात्रा होना। ये किस वजह से होती है, इसका हम आगे देखेंगे। इसके बाद दूसरा क्या होता है? पंच महाभूत हमारे शरीर को गतिमान रखते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी एक तत्व की कमी है तो आपको गतिमान नहीं रखेगा, उसके लिए आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, कई सारे कष्ट सहने पड़ेंगे। अगर वो तत्व अपने आप ठीक हो जाए या उसके लिए ठीक होने के लिए उपचार कराया जाए तो आप अपने आप आपका शरीर उसे ठीक करने में आपकी मदद करता है। दूसरा है, मनुष्य का शरीर एक पेशी से बना है। छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से पेशी बनती है और पेशी से फिर हमारे शरीर की बढ़ोतरी होती है या हमारा शरीर बनता जाता है। अब इस छोटे से पेशी में, कोशिकाओं में हजारों से अलग अलग प्रकार के द्रव्य और हजारों से अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स हैं जो हमारे शरीर को सजीवता रखने में या गतिमान रखने में मदद करता है। अब इसमें देखेंगे कि पृथ्वी, हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है पंचमहाभूत का, वो क्या है? हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत, हमारे केश, हमारे बाल, ये सब पृथ्वी तत्व में आता है। अग्नि तत्व में क्या आता है? हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, हमारा पेट, चयापचय का संस्थान, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे पेट से उत्पन्न होती हैं, कहीं और से नहीं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा पेट स्वस्थ हो तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। वायु यह हमारे शरीर में हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स, जो हमारे मांसपेशियों के मूवमेंट्स है, जो बदलाव उसमें आते हैं, इसके तरफ होता है। वायु का दूसरा स्थान है हमारे फेफड़ों में, हमारे छाती में, जहाँ पे वायु ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। आकाश तत्व हमारे बॉडी में सर्वत्र है। सबसे पहले देखा जाए तो हमारा मुंह, ये आकाश तत्व से है। इसके बाद हमारे नॉस्ट्रेल्स और पेट, हमारे नाक और पेट का भाग, स्टमक, ये आकाश तत्व का प्रभाव हमारे शरीर में दिखाता है। जल तत्व हमारे शरीर के जो भी कुछ घटक हैं, जैसे रक्त हुआ, मूत्र हुआ, वीर्य हुआ, ये सब जल तत्व हमारे शरीर में है। इसी तरह सबसे आसान देखा जाए तो हमारे मुंह में जो लार बनती हैं खाते समय, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, वो सलाइवा भी एक जल तत्व का ही यहाँ पे प्रकार है। अब जीवन शक्ति क्या है? ठीक, अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग खुद को गतिमान समझते हैं, खुद को एक्टिव समझते हैं, और आप में से कितने सारे लोगों को तनाव है? अब कई सारे लोग बोलेंगे भाई तनाव तो हर किसी को होता है, तनाव किसको नहीं होता? तो तनाव, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ना कोई प्राणी है जिसे तनाव ना हो, बिल्कुल सही बात है। पर तनाव के 2 प्रकार हैं जिसे हम देखेंगे। एक है आवश्यक तनाव, एक है अनावश्यक तनाव, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। अब यू स्ट्रेस क्या होता है? सोचिए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल है, कॉलेज है, और जब एग्ज़ाम आती है तब उनको तनाव होने लगता है। उस तनाव की वजह से वो पढ़ाई करने लगते हैं और उस पढ़ाई की वजह से उनको अच्छे मार्क आते हैं या अच्छे ग्रेड्स आते हैं। ये हुआ यू स्ट्रेस, आवश्यक तनाव। ठीक, किसी तरह का अनावश्यक तनाव भी हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। अब अनावश्यक तनाव है क्या? अनावश्यक तनाव उत्पन्न होने का कारण है अनावश्यक सोचना। किसी भी वजह की वजह से या किसी कारण भी नहीं है, उसके वजह से हम जो नहीं वो चीज़ें सोचते रहते हैं और उसके वजह से अनावश्यक तनाव हमारे मानसिक वृत्ति पे बढ़ता जाता है। इसके वजह से क्या होता है, तो शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, जिसे विकसित होना है, जिसे आगे बढ़ना है, उस प्राण शक्ति में खंडित होना शुरू हो जाती है। और वो प्राण शक्ति खंडित होने की वजह से वो हमारे शरीर में उसका इफेक्ट दिखाती है। अब इफेक्ट क्या दिखाती है? तो सबसे पहले ये इफेक्ट दिखाती है कि हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, थकान से महसूस करने लगते हैं, किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का उत्साह उत्पन्न नहीं होता है, या हम अपने आप को उत्साहित नहीं रख पाते हैं। यही आगे जाके, ये तो हुआ मानसिक तौर पे।
आगे जाके इसका जो है ये शरीर में गड़ जाता है। इसका उपयोग होता है कि मांसपेशियों में ठंडक आना, मांसपेशियों में अकड़ाव आना, उनमें किसी तरह के बदलाव होने लगना। अचानक से आप ठीक हैं पर किसी तनाव की वजह से आपके हाथ पैर अचानक से ढीले पड़ जाना, उनमें ताकत न रहना या ताकत होने के बावजूद भी उनके ताकत न होने का महसूस करना, यह प्राण तत्वों की शरीर में कम होने के प्रकार है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो इस प्राण तत्वों को बढ़ाया कैसे जाए। प्राण तत्वों को बढ़ाने के सरल उपाय है, आप प्राणायाम करें, घूमने जाएं और अपने मन को स्वच्छंद रखें, मन को विचारों से दूर रखें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम विजातीय द्रव्य मतलब टॉक्सिमिया इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब विजातीय द्रव्य होते क्या है? विजातीय द्रव्य है एक प्रकार के प्रदूषित द्रव्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में आते हैं, हमें किसी तरह के दुख दे जाते हैं, अलग अलग तरह के कष्ट दे जाते हैं। यह विजातीय द्रव्य इतने खतरनाक होते हैं कि हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के बीच में भी लाके खड़ी कर देती हैं। अब ये विजातीय द्रव्य आना शुरू कहाँ से होते हैं? ऑब्वियसली हमारे रहन सहन से, हमारे खाने पीने से, हमारे विचार करने की प्रवृत्ति से, हमारे उठने बैठने के तरीके से, हमारे दूसरे के बारे में सोचने के विचारों की तरफ से भी। अब सबसे पहले हम टॉक्सिमिया देखेंगे, शरीर में उत्पन्न होने वाला। हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, इसको हम गलत तरीके से खाते हैं, गलत तरीके से पीते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में टॉक्सिमिया मतलब विजातीय द्रव्यों का प्रमाण बढ़ता है। अब आगे हम देखेंगे खाना पीना कैसा है, ये आगे कुछ थोड़े टाइम में आएगा। सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दें कि विचारों के माध्यम से विजातीय द्रव्य कैसे शुरू हो जाते हैं। अब ध्यान रहे कि आप एक मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं या किसी शादी के मंडप में आप बैठे हुए हैं, आपने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई है और कोई आपकी दूसरी फ्रेंड है या कोई आपकी सखी है जो आपके साथ रहती है आपके अगल बगल में, वो भी एक दूसरी साड़ी पहन के आई, वो आपको अच्छी लगी, है ना। पर आपके बाजू में जो दूसरी महिला बैठी हुई है या आपकी दोस्त बैठी हुई है, उसने आपको कहा कि अरे देखो तो उसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, ठीक। तो इसमें आपको भ्रम उत्पन्न होने लगा, क्या मैंने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, मेरी साड़ी की उन्होंने तुलना नहीं की, ना मेरी साड़ी की उन्होंने प्रशंसा नहीं की। और ये जो उनके प्रति भाव उत्पन्न होने लगा है, फिर अपने आप में हम दूसरे उस महिला को देखते हुए बोलते हैं हाँ इतनी भी अच्छी साड़ी नहीं है, ठीक। ये जो दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न है, ये अपने मन में कुविचारों को जन्म देता है और ये कुविचार हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो होते हैं पर अधिक मात्रा में हो जाए तो वो अनावश्यक हो जाते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर में अलग अलग भयानक गुणधर्मों का सिक्रीशन करते शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ना, अंदर की अंदर शरीर में एक प्रकार की सूजन बढ़ना, शरीर के जो अवयव हैं इन अवयवों का एक दूसरे के साथ सिस्टमैटिकली काम करने में वो कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य बन जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इन विजातीय द्रव्य क्या करते हैं। ये विजातीय द्रव्य जब भी बढ़ता है, ये हमारे शरीर में जो गतिमानता आ रही है, जो जीवन शक्ति आ रही है, जो प्राणवायु आ रहा है, इन प्राणवायु को कम कर देता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो निसर्ग के नियम हैं, ये निसर्ग के नियम टूटने लगते हैं। अब भाई कैसे टूटते हैं निसर्ग के नियम? चलो सबसे आसानी से इसे समझते हैं कि हमारा रहन सहन, अब विचार, जितने विचार हमसे बढ़ते गए, ये तो एक छोटा मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी तरह के कहीं होते हैं, कहीं पारिवारिक विचार होते हैं जो आपको कहीं बार परेशान करते हैं, कहीं आपके पर्सनल विचार होते हैं, कहीं एक दूसरे के बारे में आपने सुनी सुनाई बात होती है, उसके बारे में हम अनावश्यक विचार करते जाते हैं और ये सब हमें एक प्रकार की तकलीफ देते हैं। अब इस तकलीफ की वजह से क्या होता है, हमारी नींद ठीक से नहीं होती है। नींद ठीक से न होने की वजह से क्या होता है, शरीर में आलस चढ़ा हुआ रहता है। उस आलस से चढ़े हुए रहने की वजह से हम सुबह 6 बजे की उठनी आदत से 7 बजे उठने लगते हैं। इस आदत की वजह से हम निसर्ग का जो नियम बना हुआ है हमारे शरीर के लिए, उस नियम को हम तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसे होता है कि तनाव की वजह से या काम के भागदौड़ की वजह से हमारी जो सुबह की आवश्यक क्रियाएं हैं, जैसे ब्रश करना, टॉयलेट को जाना, पेट साफ करना, नहाना, इन सब चीज़ों की तरफ हम एक प्रकार का
दुर्लक्ष्य कर देते हैं या ध्यान नहीं देते। अब इसके वजह से क्या होता है, आपका सुबह का टाइम है, आपको फ्रेश होने के लिए जाना है, पर स्ट्रेस, तनाव या भागदौड़ी की वजह से आप उस समय उस काम को बाद में ढकल देते हैं या थोड़ी देर बाद हम जाएंगे ऐसा बोलते हैं। इसके वजह से आपके शरीर में वो एक जो विजातीय द्रव्य है उसकी बड़ी मात्रा आपके शरीर में है और ये बड़ी मात्रा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये हुआ। इसी तरह कई सारे अधिक रूल है, समय पे खाना न खाना, भूख लगी हुई होती है पर स्ट्रेस में, तनाव में या उन्हीं सब विचारों की वजह से हम खाना भी नहीं खाते या ठीक से नहीं खा पाते। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो निसर्ग के रूल्स हैं जो हमने बनाए हैं या निसर्ग हमारे लिए बनाता है, हमारे शरीर के लिए जो निसर्ग एक अपनी कार्य प्रणाली बनाता है उसमें हम व्यत्यय डाल रहे हैं या उसे हम तोड़ रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है, अब जैसे हमने देखा कि हमारी जीवन शक्ति कम हुई, निसर्ग के जो रूल्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं हमारे शरीर के लिए, उसे हम तोड़ रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, इसके वजह से क्या होता है हमारे ब्लड में विजातीय द्रव्य घुल मिल जाते हैं, है ना। और हमारे लिम्फ, यहाँ पे मेडिसिन साइंस में लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सतर्क रखने में मदद करते हैं। अब जब अपने शरीर में किसी तरह के विषैला पदार्थ या किसी तरह का विजातीय पदार्थ घुल गया तो अपने आप आपके जो लिम्फ नोड है, जो इम्यून सिस्टम है, उसके ऊपर उल्टा प्रभाव दिखाता है। आपके इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड तो करती है पर वो इम्यून सिस्टम को अंदर से खोखला बनाते जाता है और जब आपको आवश्यकता होती है उस समय आपकी इम्यून सिस्टम वहाँ पे सतर्कता से काम नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि टॉक्सिमिया, इन सब चीज़ों के लिए हमें ध्यानपूर्वक सोचने, समझने और उससे दूर रहने की आवश्यकता है। वो हम आगे देखेंगे किस तरह। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि जीवन शैली में अलग अलग प्रकार के रोग या डिसीजेस आते कैसे हैं। ठीक, आप देखिए कोई भी डिसीज़ आपको अचानक से नहीं आता। ठीक, हाँ, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है जो आपको अचानक से हो सकता है, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। पर जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, मधुमेह हुआ, लिवर के प्रॉब्लम्स हुए, कैंसर हुआ, छाती के विकार हुए, हृदय के विकार हुए, ये अचानक से नहीं आते हैं। ये आते हैं कई सालों से, हमारे शरीर में इनके आने की प्रक्रिया चली रहती है। अब ये अचानक से उद्भवते ये तब है जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी गतिमानता, हमारा जो प्राणवायु है, जीवन शक्ति है, वो कम होने लगती है और यहाँ पे ये जो अलग अलग प्रकार के रोग है ये पनपने लगते हैं, ये बाहर आने लगते हैं और जिसकी वजह से हम त्रस्त रहते हैं। और सबसे पहले ध्यान रखा जाए तो कोई भी डिसीज़ या कोई भी रोग अकेला नहीं आता, वो अपने साथ एक यूनिटी बना के आता है, एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा। इस वजह से क्या होता है कि इन सब रोगों की एक यूनिटी होती है और इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डिसीज। इसमें एक्यूट और क्रोनिक, मतलब थोड़े समय के लिए आना और लंबे समय के लिए रहना, ऐसी प्रक्रिया इसमें होने लगती है। कई बार आपको अचानक से पता चलता है कि अरे मेरा सिर गरगरा रहा है, मुझे हल्की सी चक्कर सी आ रही है, सिर में दर्द हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अच्छा नींद नहीं हुई होगी, इसकी वजह से हुआ होगा, हो भी सकता है। और हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, 8-10 दिन बाद ये होता है और शरीर अपने आप उस चीज़ को ठीक करने के प्रयास में लगा हुआ होता है। पर शरीर अपने आप ठीक करने के लिए उसे लगा हुआ रहता है, पर हमारी तरफ से शरीर को किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती और शरीर उसे एडजस्ट तो कर लेता है। पर कई महीनों बाद जब आप चेकअप के लिए जाते हैं या किसी भी तरह के आपको अचानक से कुछ और शिकायत आने लगती है, तब आप अस्पताल जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है या आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है या आपको कंटिन्यूस एसिडिटी हो रही है। ये कारण बाद में अपने आप बाहर निकलने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, अच्छा मुझे डायबिटीज़ हो गया, अच्छा मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अच्छा मुझे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। ये सब चीज़ें इससे होने लगती है। आगे हम देखेंगे कि ये व्याधि हमारे शरीर में आती कैसी है। ये काफ़ी ज़रूरी है समझने के लिए। आगे के जो
थोड़ा सा और हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में किसी भी तरह का डिसीज़ आते कैसे हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, योग में कहा जाता है कि आदिचा व्याधि अनादिचा व्याधि। ठीक, इसमें जो है, इसमें एक चीज़ है कि शरीर में तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कंटिन्यू सोचने सोचने सोचने, एक ही चीज़ बार बार सोचने की वजह से अपने मन का स्पीड इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे हम कंट्रोल में नहीं रख सकते, और अलग अलग विचार आने की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग विजातीय द्रव्य और विजातीय घटक, इनका सिक्रीशन और एक साथ इनका संक्रमण होना शुरू हो जाता है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में जो वीकेस्ट ऑर्गन होता है या हमारे शरीर का जो नाजुक ऑर्गन होता है, हमारे शरीर में होता है कुछ पार्ट, किसी भी वजह से कोई नाजुक हो जाता है या कोई अपने आप मजबूत होता है, तो उस पर वो सबसे पहले हावी होता है। अब सोचिए, मैं यहाँ पे मधुमेह, डायबिटीज़ का उदाहरण दूंगा। भारत यह अभी 1 नंबर पे डायबिटीज़ पे होने वाला है। इसका कारण एक है कि हमारी जीवन शैली, और दूसरा है हमारा तनाव। हम छोटे छोटे चीज़ के लिए अधिक मात्रा में सोचते हैं, उसके लिए हम अधिक मात्रा में तनाव लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हम अपना ध्यान डालना चाहते हैं, जिसके वजह से हम अपने ही शरीर को, अपने खुद के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इनको हम तनाव दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। और ये बहुत सटीक है। सोचिए, आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति है, आप उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए टोकेंगे कि अरे ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं, यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगाओ, यहाँ से पोछा मारो, देखो ये रह गया, देखो वो रह गया, ये साफ नहीं किया, वो नहीं किया। वो कुछ दिन तो आपकी बात सुनेगा, आपको कुछ दिन झेलेगा, उसके बाद वो आपके वहाँ से राम राम करते हुए निकल जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, वो जो पूरा घर का लोड है वो आपके ऊपर आएगा, जिससे आप बीमार होने लगेंगे। यही कुछ समय के लिए अपने शरीर के साथ होता है। हम तनाव की वजह से इतना उसका इस्तेमाल करने लगते हैं कि बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे ही आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपके शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट होने लगता है। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे किडनी पे प्रभाव डालता है। किडनी के प्रभाव से हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ग्लूकोज और इंसुलिन, ग्लूकोगॉन और इंसुलिन, ये 2 हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं। अब किसी भी चीज़ का अधिकतम उपयोग हम करेंगे तो उसके बारे में, उस चीज़ को आराम देना जरूरी है। हम सोचना नहीं बंद करते, इसीलिए आराम नहीं दे पाते, और ये आराम न देने की वजह से हमारा जो पैंक्रियाज है ये कुछ समय के लिए काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड शुगर की मात्रा जैसे ही अपने रक्त में बढ़ती है, शुगर की मात्रा, हम जब उसे डिटेक्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे मुझे तो डायबिटीज़ हो गया, और हम और चिंता करने लगते हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। सोचिए, एक जंगल है और इस जंगल में एक बहुत अच्छा सा तालाब है। जंगल में हमारी तरह हम तो मनुष्य हैं, पर अलग अलग तरह के प्राणी वहाँ पे रहते हैं। वहाँ जेब्रा रहता है, हरिन रहता है, सिंह रहता है, टाइगर रहता है, कई सारे हाथी रहता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के वहाँ पे प्राणी रहते हैं। सबको पानी पीने तो एक ही जगह आना है, वो हमारी तरह तो पानी स्टोर करके रखते हैं नहीं। तो क्या होता है कि जेब्रा एक दिन पानी पीने आता है और इस समय शेर को भूख लगी हुई होती है। तो शेर जैसे ही वो पानी पी के मुड़ने वाला होता है, शेर उसके ऊपर दहाड़ मार देता है। दहाड़ मारता है तो जेब्रा अपने अथाक प्रयास के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने अच्छी विल पावर और पॉजिटिविटी के साथ उसको लात मार के कैसे भी करके उसके पंजे से फिसल जाता है और भाग जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, शेर सुस्त रह गया। वो थोड़ी देर उसके पीछे लगा, पर वो भी भूखा था तो वो उसे कुछ नहीं कर पाया। जेब्रा बच गया, पर जेब्रे के पीठ के ऊपर शेर के पंजे रह गए। ठीक, अब दूसरे दिन आपको क्या लगता है, उस जेब्रे को प्यास लगेगी कि नहीं? बिल्कुल लगेगी। उसको पानी पीने जाना होगा कि नहीं? बिल्कुल जाना होगा। कहाँ जाना होगा? उसी तालाब पे जहाँ पे उसको हमला हुआ था। अब वो क्या करेगा? अब वो जाएगा कि नहीं वहाँ पे? बिल्कुल, उसे तो जाना ही होगा भाई, नहीं जाएगा तो वो प्यासा मर जाएगा। उसे जाना ही है, उसे सब चीज़ें करनी ही है, और वो वहाँ जाता है, पानी पीता है, वापस आता है, फिर तो हमला नहीं होता। हम मनुष्य इन सब चीज़ों को कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम ध्यान में रखते हैं उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, वो बात हमें वहीं पे छोड़ देनी चाहिए। हम उस बात को वहाँ पे न छोड़ते हुए हम सालों साल
उसको हमारे मन और दिल में रखते हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। कई बार तो ऐसे होता है कि उस व्यक्ति का नाम भी सामने आ जाए या नाम भी आप सुन लो तो आपके दिमाग में एक तरह की उसके लिए चमक सी भर जाती है, नहीं भाई नहीं, ये नहीं होता हमसे, ठीक है। आप उन्हें देखें, आप उनसे मिलने जाए, या कहीं आपको उनका ना दुख बर्दाश्त होता है ना सुख, इस तरह का हम उनके प्रति अपनी मनोभूमि बना लेते हैं, अपना मन बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमें तनाव उत्पन्न होता है, ठीक। किसी भी तरह का कोई अगर इस साथ गलत करता है, कुछ करता है, तो उस चीज़ को वहीं पे भूल जाने में समझता है, जिसकी वजह से शरीर अपने आप रिकवर होने लगता है और आपको उत्तम आरोग्य प्रदान करने में वो मदद करता है। अब ये हुआ डिसीज किस तरह आते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। अब इन सब डिसीज को ठीक कैसे किया जाए, जीवन शैली जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम सोचेंगे कि जीवन शैली क्या है। अब देखिए, हमारे निसर्गोपचार में कुछ प्रिंसिपल्स है, तत्व है, उन तत्वों पे ध्यान दे तो सबसे पहला तत्व है बॉडी हील्स इटसेल्फ। शरीर अपने आप का खुद ध्यान रखने में समर्थ है, ठीक। आप देखिए, कभी आपने देखा है किसी कुत्ते का पाँव टूट गया या किसी गाय का पाँव टूट गया तो खुद अस्पताल गई है, किसी बिल्ली का पेट खराब हुआ तो खुद अस्पताल गई है इलाज करने के लिए? नहीं, वो क्या करते हैं, वो निसर्ग के पास जाते हैं। आप देखिए, बिल्ली का पेट जब खराब होता है तब वो मांस नहीं खाती है, तब वो घास खाती है। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर, उसका पेट जब खराब हो जाता है तब वो घास खाने लगता है, निसर्ग के पास जाता है। घास खाने की वजह से वो वोमिटिंग कर देता है और जो उसने खाया हुआ है वो बाहर निकल जाता है। तो शरीर अपने आप आपको कुछ सिम्टम्स दिखाता है, ठीक। और इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम शरीर को खुद के साथ खुद को हील करने के लिए, खुद को उस डिसीज या उस रोग से दूर होने के लिए एक शक्ति प्रदान करें। वो शक्ति हमें कैसी प्रदान करनी है, नैसर्गिक रीता रहने से, आगे वो हम देखेंगे। दूसरा होता है कि थकान, यह एक डिसीज का प्रकार है ना। मनुष्य की थकान एक ये डिसीज का प्रकार है। अब वो थकान किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, थकान है, ये एक डिसीज का प्रकार है। दूसरा, कीटाणु किसी भी प्रकार के रोग नहीं फैलाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बैक्टीरियाज हैं, जो कीटाणु हैं, ये रोग नहीं फैलाते हैं। ये जहाँ पे रोग होता है और रोग का वातावरण होता है वहाँ पे ये पनपते हैं, वहाँ पे ये बढ़ते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, डेंगू के मच्छर हर जगह नहीं होते। डेंगू के मच्छर उसी जगह आते हैं जहाँ पे हम डबके में पानी भर के छोड़ देते हैं और उस पानी को कोई निकालता नहीं, ना उसके पानी की तरफ कोई ध्यान देता है। तो क्या होता है, ऑब्वियसली जब तक हम उनको रहने के लिए जगह नहीं देंगे तो वो रहेंगे कहाँ। इसी तरह कुछ हमारे साथ होता है। हमारे शरीर में अगणित बैक्टीरियाज हैं, अगणित वायरसेस है। आपको पता है, हम सबके शरीर में कैंसरस के सेल्स भी हैं, पर वो इसीलिए उनकी हमारे कंट्रोल में है क्योंकि हम अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि शरीर अपना ख्याल खुद से रख रहा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करें, हम अपने शरीर को अच्छे से रखें। हमारे जो रोज के क्रियाकलाप हैं, पेट है, उनको ढंग से साफ करें, पानी अधिक मात्रा में पिए, खाना टाइम पे खाए, उचित मात्रा में खाए, आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम खाए, और कम से कम मात्रा में अतिशय सटीकता से आहार लें। वह आप आगे बताऊंगा किस तरह हम इसे कर सकते हैं। तो हम अपने शरीर को सजग रखने में और आवश्यक गुणधर्म और प्राणवायु उसमें रखने में मदद होगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह का विकार या किसी भी तरह का डिसीज अंदर नहीं आएगा। आगे इसमें हम देखते हैं कि अगर आपको छोटा सा कभी डिसीज होता है या छोटा सा कोई आपका शरीर किसी भी तरह के साइन सिम्टम्स दिखाता है, तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए प्लीज़ दवाइयाँ मत लीजिए, ठीक। कभी सिर दर्द सा हुआ, ठीक, उसे दवाई मत लीजिए, ठीक। कभी आपको लगा कि आज मेरा पेट खराब है, मुझे पेट में जलन सी हो रही है, आज पेट साफ नहीं हुआ है, प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाई मत लीजिए, और इन सब चीज़ों को आप निसर्ग के साथ अच्छे तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पानी पीना, कहीं एक बार खाना न खाना। बंगाली में एक काफ़ी अच्छे टर्मिनोलॉजी वो चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं
जाबो कि न जाबो तो जरूर जाबो, और खाबो कि न खाबो तो न खाबो। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपका मन करे मैं जाऊं या न जाऊं, यहाँ टॉयलेट की बात हो रही है, मैं जाऊं या ना जाऊं तो प्लीज़ होके आइए, है ना। शंका में मत रहिए, आप जाएंगे तो अच्छी बात है, पेट साफ हो जाएगा। अगर पेट साफ भी नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। कुछ तरह के हमारे शरीर में वायु होते हैं, गैसेस होते हैं, वो अपने आप जिस पोजीशन में बैठते हैं, उस पोजीशन में टॉयलेट के लिए बैठते हैं, उसमें से वो शरीर में से निकल जाते हैं। दूसरा है खाबो कि ना खाबो, है ना। जब मन करेगा कि अरे खाऊं या ना खाऊं, खा ही लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा खा ही लेता हूँ, नहीं। अगर आपका मन इस स्थिति में है कि मैं खाऊं या न खाऊं, तो एक आध बार न खाना अच्छा है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि भाई आप मत खाइए, इसके वजह से आपको काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा। अब सिंपल सा उदाहरण लीजिए, जब आपको बुखार आती है तब आपको खाने का मन करता है? नहीं, कुछ खाने का मन नहीं करता। अपना मुंह भी एक कड़वा कड़वा सा हो जाता है, या किसी भी तरह की टेस्ट नहीं आती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको शरीर खुद से कुछ सिम्टम्स बता रहा है कि कुछ मत खाओ, मुझे अभी आराम की आवश्यकता है। अगर आप खाओगे तो क्या होगा? शरीर को फिर से काम करना पड़ेगा। आप बीमार हैं, सोचिए आप बीमार हैं और मैं आपको काम बताते जाऊं, क्या आप उस काम को ठीक से कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वैसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब उसमें किसी भी तरह की बीमारी आती है, बुखार आता है, सर्दी आती है, खांसी आती है, किसी भी तरह के रोग आते हैं, तो शरीर आपको उसके बारे में सजग करते रहता है और उस सजगता की तरफ आपको ध्यान देना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आपको लगे या मैं खाऊं या ना खाऊं तो ना खाइए, उपवास करिए, काफ़ी अच्छा है। आगे इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं, वो है पंचतंत्रास, 5 सिद्धांत। इस 5 सिद्धांत में कुछ चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बोली हुई है, जो है 2 मील्स अ डे, दिन में 2 बार ही आपको खाना खाना है। ठीक, अब 2 बार क्यों खाना है? शायद आप लोग 2 बार खाते होंगे, जितना मैं जानता हूँ। कई बार पर जैसे आजकल युग बदलता जा रहा है, हम 3 बार 4 बार, कई लोग तो 5 बार खाना खा लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे आराम नहीं मिलता, और हमेशा उसी को काम करने की वजह से बाकी के जो शरीर के ऑर्गन्स है, इन तक अच्छी मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, और हम शरीर में गतिमानता या जीवन शक्ति की कमी होने लगती है। अब 2 बार खाना कब खाएं? मैं बोलूँगा कि आप ब्रेकफास्ट मत करिए, 10 या 11 के बीच में आप खाना खा लीजिए, है ना। सब्जी, दाल, चावल, रोटी, जो भी कुछ है आप उसे अच्छे तरीके से खा लीजिए। उसके बाद शाम को सूर्यास्त से पहले खाइए। ठीक, कहा जाता है कि शाम के खाने के बाद सोने के बीच में कम से कम 2 से ढाई घंटे का अंतर होना चाहिए, और यह आवश्यक है, क्योंकि हम जब एक बार हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट होने के लिए आगे कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं, जिसमें शरीर उसकी उपयोगिता प्रदर्शित करता है। जो आवश्यक घटक है वो खींच लेता है, जो अनावश्यक है उसे हम बाहर फेंक देते हैं। तो दिन में 2 बार ही खाना खाना है। योग में कहा गया है, योगा में कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार खाना खाता है वह योगी है, जो 2 बार खाना खाता है वो मनुष्य है, जो 3 बार खाना खाता है वह रोगी है, और जो 3 से ज़्यादा बार खाना खाता है वो है भोगी। ठीक, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम कौन हैं। मैं नहीं चाहता कि हम सब योगी रहे, मैं चाहता हूँ कि हम सब उत्तम आरोग्य वाले मनुष्य रहे। 2 बार खाना खाना यही प्रकृति का नियम है, और यही हमें करना चाहिए। दूसरी चीज़ है ड्रिंकिंग 2 to 3 लीटर्स वाटर्स इन अ डे। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। अब क्यों पीना चाहिए भाई पानी? अब देखिए, पृथ्वी का एग्जाम्पल लीजिए। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। पृथ्वी में कितने प्रतिशत पानी है? अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 70% पानी अपने पृथ्वी पे है। ठीक, और जो कहा है जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है ना। तो जो पृथ्वी में है वही हमारे अंदर है। देखिए, हमारे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, यह हमारे शरीर के सिर्फ 35% पार्ट है, बाकी का 60 to 65% जो पार्ट है ये पानी से बना हुआ है हमारे शरीर में। हर एक चीज़ के लिए पानी आवश्यक है। आप कम पानी पीने लगिए, देखिए आपकी त्वचा जो है ये अपने आप आपको ड्राई लगने लगेगी, आपके आँखों में एक नमी नहीं रहेगी, आपके होंठ सूखने लगेंगे। ये क्यों होने लगता है?
पानी की कमी की वजह से होने लगता है। तो पानी हमें अधिक मात्रा में पीना चाहिए। धूप के सीज़न में जैसे अभी धूप है, बहुत धूप है, तो आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आधा 1 लीटर आप उससे ऐड करिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसे थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं कि 2 से 3 लीटर ही पानी हमें क्यों पीना है। सोचिए आपका जो वज़न है वो 65 टू 70 केजी है, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है, ठीक। हमारे शरीर में उसके 10% ब्लड होता है। अब 60 का 10% कितना हुआ भैया? 3 लीटर, ठीक। मतलब 60 का 10% 6। अब उसका 6 का 50% हमारे शरीर में हमें पानी लेना चाहिए। अब 6 लीटर ब्लड है तो उसके 50% हमें पानी लेना चाहिए, तो हुआ कितना? 50 टू 60%, मतलब 3 से 3.5 लीटर। अब ये हर चीज़ में लागू पड़ता ही है। अगर आप में से किसी का वेट 50 केजी है तो भी उनको कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो कंपलसरी पीना है। पर ध्यान रहे, ये पानी आपके खाने के पानी के साथ नहीं आता। दाल जो इसमें पानी होता है, दाल वो नहीं आता, पतली सब्जी वो इस पानी में नहीं आती है। 2.5 से 3 लीटर पानी अलग से हमें पीना है, हमारे खाने के साथ नहीं आएगा, वो अलग से आएगा, ठीक। इन सब चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है कि आप में से किसी को किडनी की तकलीफ है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ है जिसे CKD कहा जाता है, या कोई डायलिसिस पे है या किडनी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के लिए ये लागू नहीं पड़ता है। उन लोगों के लिए आपको कंसल्टेशन करके एक अलग से आपके शरीर का सब मेटाबॉलिक बैलेंस समझ के पानी की मात्रा उस पर बताई जाती है। कई बार ये होता है कि जिन्हें क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, डायलिसिस है, उन्हें ज़्यादा पानी नहीं बताया जाता, कम बताया जाता है, क्योंकि वो किडनी पे लोड जनरेट करता है। तो यही हमें समझना चाहिए कि हम कुएं में गिरने से अच्छा है कि हम संभल जाए। तो इसी लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी